पूरी दुनिया में आजकल जो कुछ भी चल रहा है उसे देखकर मन में एक ही सवाल उठता है ना, कि भाई इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं कि असलियत क्या है। और सबसे बड़ा सवाल जो शायद हम सभी के दिमाग में है, क्या ये सब कुछ सच में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जा रहा है? ये एक बहुत ही गंभीर सवाल है और इसका जवाब जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो एक राहत की सांस ले सकते हैं। हमारे विश्लेषण के हिसाब से अभी तुरंत वर्ल्ड वॉर 3 का कोई सीधा खतरा नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, क्योंकि कुछ चिंगारियां ऐसी हैं जो कभी भी बड़ी आग का रूप ले सकती हैं। तो चलिए अब उन 3 बड़ी वजहों को देखते हैं जो एक इलाकाई लड़ाई को एक भयानक ग्लोबल वॉर में बदल सकती है। हमारे एनालिसिस में 3 बड़े खतरे सामने आए हैं। आप इन्हें 3 ट्रिगर पॉइंट्स भी कह सकते हैं। मतलब अगर इनमें से कुछ भी हुआ तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा वो है बड़ी बड़ी ताकतों का इस जंग में सीधे सीधे कूद पड़ना। देखिए अभी तक तो ये देश पीछे से मतलब हथियारों और पैसों से मदद कर रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर इनके सैनिक सीधे मैदान में उतर आएं तो ये पूरा खेल ही पलट जाएगा। जैसे कि रूस, अगर रूस अपनी पूरी ताकत के साथ इस लड़ाई में सीधे शामिल हो जाता है तो ये सिर्फ एक और देश का आना नहीं होगा, ये एक ऐसा कदम होगा जो पूरी दुनिया का समीकरण बदल कर रख देगा। फिर आता है चीन। अगर चीन इस जंग में सीधे तौर पर आ गया तो इसका असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक नहीं रहेगा, बल्कि एशिया और पूरी दुनिया के व्यापार और पावर बैलेंस को हिला कर रख देगा। और आखिर में अमेरिका और उसके नेटो सहयोगी, अगर उन्होंने अपनी सेना भेजने का फैसला कर लिया तो फिर ये संघर्ष एक ऐसे ग्लोबल वॉर का रूप ले लेगा जिससे बचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दूसरा और शायद सबसे डरावना खतरा, परमाणु हथियार। ये वो लाल लकीर है जिसे अगर किसी ने भी पार किया तो तबाही पक्की है। और बात यह है कि रूस, अमेरिका और चीन, इन तीनों के पास ही दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो इस खतरे को और भी ज्यादा गंभीर बना देता है। और तीसरा खतरा है इस आग का मिडिल ईस्ट में फैलना। अगर सऊदी अरेबिया, यूएई, तुर्की और जॉर्डन जैसे बड़े देश भी इस लड़ाई में खिंच गए तो समझिए कि पूरा का पूरा इलाका एक बड़े युद्ध क्षेत्र में बदल जाएगा और इसका असर पूरी दुनिया के तेल की कीमतों और स्थिरता पर पड़ेगा। तो इन सारे खतरों के बावजूद अच्छी खबर ये है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां अभी भी सीधे टकराव से बच रही हैं। इससे यही लगता है कि कोई भी इस आग को और भड़काना नहीं चाहता। ठीक है, तो हमने ग्लोबल पिक्चर को तो समझ लिया। अब जरा जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इन सब के बीच में भारत कहाँ खड़ा है और उसकी तैयारी क्या है। भारत की पूरी विदेश नीति का निचोड़ बस इसी एक लाइन में है। भारत किसी एक कैंप का हिस्सा बनने की बजाय सबके साथ अच्छे रिश्ते रखने में यकीन करता है, और सच कहूं तो यही बैलेंस उसकी सबसे बड़ी ताकत है। पर अगर हालात बिगड़ते हैं तो भारत के पास एक सॉलिड 4 स्टेप प्लान भी तैयार है। पहला, विदेश में फंसे अपने लोगों को निकालना। दूसरा, डिप्लोमेसी से शांति की कोशिश करना। तीसरा, एनर्जी के नए रास्ते ढूंढना ताकि इकोनॉमी पर असर ना पड़े। और आखिरी, किसी भी चुनौती से निपटने के लिए अपनी सेना को एकदम तैयार रखना। 90 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने भारतीय नागरिक मिडल ईस्ट में रहते हैं, काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ हालात बिगड़ते हैं तो उनकी सुरक्षा भारत के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी बन जाती है। और हमने ये देखा भी है ना, ऑपरेशन गंगा हो या कावेरी, ये मिशन इस बात का पक्का सबूत है कि भारत अपने नागरिकों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन एक सवाल उठता है कि भारत हमेशा न्यूट्रल ही क्यों रहता है, किसी एक का साइड क्यों नहीं लेता? इसका जवाब भारत के उलझे हुए अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के जाल में छिपा है। ये स्लाइड भारत की स्थिति को एकदम साफ दिखाती है। एक तरफ इजराइल है जो हमारा एक बहुत जरूरी डिफेंस पार्टनर है, दूसरी तरफ ईरान जिसके साथ हमारे एनर्जी और पोर्ट के हित जुड़े हैं, और इन सबके ऊपर है अमेरिका जो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तो ऐसे में इन तीनों के बीच बैलेंस बनाना किसी रस्सी पर चलने से कम नहीं है। तो संक्षेप में कहें तो भारत की स्ट्रैटेजी के 2 मेन पिलर हैं। किसी का पक्ष मत लो और अपने देश के हितों को हमेशा सबसे ऊपर रखो। ये एक ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है जो भारत को इस मुश्किल ग्लोबल माहौल में अपने पैरों पर मजबूती से खड़े रहने में मदद करती है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो इन अंतर्राष्ट्रीय खबरों को सीधा हमारे घर तक ले आता है, मतलब हमारी इकोनॉमी और हमारी जेब पर इसका क्या और कैसे असर पड़ेगा।
अगर मिडल ईस्ट में जंग फैलती है तो सबसे पहला और सीधा असर पड़ेगा तेल की सप्लाई पर। इससे पेट्रोल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। हमारे एनालिसिस के हिसाब से ये 120 से 150 रुपए प्रति लीटर तक भी जा सकती हैं। एक और बात, जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, लोग सेफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना खरीदना शुरू कर देते हैं। इसका सीधा मतलब है कि सोने की कीमतों में भी एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ग्लोबल टेंशन का असर शेयर बाजारों पर तो पड़ता ही है। डर के माहौल में इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालने लगते हैं, जिससे मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है। और जब इकोनॉमी पर इतना प्रेशर पड़ता है तो हमारी करेंसी यानी रुपया भी कमजोर होता है। डॉलर के मुकाबले रुपए के गिरने का मतलब है कि बाहर से आने वाला हर सामान, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स या दवाइयाँ, सब कुछ और महंगा हो जाएगा। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 बनेगा? तो देखिए, अभी के लिए इसकी संभावना कम है। अच्छा, भारत क्या करेगा? वो न्यूट्रल रहेगा, एक बैलेंस बनाकर चलेगा। और किसका साथ देगा? देखिए, भारत किसी का खुला साथ नहीं देगा, बल्कि अपने हितों को सबसे ऊपर रखेगा और शांति की बात करेगा। हाँ, ये रास्ता आसान नहीं है, पर आज के हालात में शायद भारत के लिए यही सबसे समझदारी भरा रास्ता है।